तो चैप्टर 6 ऑफ साइंस क्लास 9 हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से जो फोर्सेस होती है वो मोशन को कैसे अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं कि जो मोशन है ऑब्जेक्ट का उस पोजीशन के टर्म्स में हम वो पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी के टर्म्स में और एक्सेलरेशन टर्म में उसको हम पढ़ चुके हैं। पर हम कंसिडर करते हैं कि मोशन जो है किस वजह से होता है। अगर कोई कॉज है जिसकी वजह से मोशन होता है तो उससे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन और वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की है वो क्यों चेंज होती है, उसका रीज़न क्या है, और जो नेचर है उसका जो उसका नेचर है कि किस वजह से ऐसा होता है। जितने भी मोशन जो होते हैं क्या उसको एक कॉज की ज़रूरत होती है, जितने भी मोशन हैं उनको होने के लिए। इस चैप्टर में हम ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किस तरह से मोशन जो ऑब्जेक्ट का है वो चेंज होता है, उसका रीज़न क्या होता है। और इसके अलावा हम न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे और उनको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ये पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। पहले हमने ये पढ़ चुका है कि जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव करा। अगर ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो रेस्ट से उसकी स्पीड जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं, हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट के, और यहाँ तक कि जो उसकी शेप है ऑब्जेक्ट की वो भी हम चेंज कर सकते हैं अगर हम उसमें कोई फोर्स लगाते हैं तो। एग्जांपल, अगर बॉल रेस्ट में है तो हम उसको मूव करा सकते हैं जब हम फोर्स को अप्लाई कर देते हैं तो फोर्स जब अप्लाई होगी क्रिकेट बॉल पे, क्रिकेटर जो है क्रिकेट बॉल पे जब फोर्स अप्लाई करेगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और लेमन को अगर हम स्क्वीज़ करते हैं, उसे फोर्स लगाते हैं चारों फिंगर से, तो भी लेमन जो है उसको हम स्क्वीज़ कर सकते हैं फोर्स को अप्लाई करने के बाद। जब हम फोर्स के बारे में आगे पढ़ते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि कोई भी फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है तो उसकी डायरेक्शन जो होती है क्या वो स्पेसिफाइड होती है। एग्जांपल, जो फेजेस है हम यूज़ करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किसी पे एक्ट कर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी मोशन की डायरेक्शन की। जैसे कि पोल्स जो होते हैं मैग्नेट के वो आपस में दूसरे को रेपल करते हैं। अगर अनलाइक पोल्स होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे और लाइक पोल जो होंगे वो रेपल करेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ऐसा होता है कि लाइक चार्जेस जो है वो रेपल करते हैं, अनलाइक चार्जेस है वो अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ग्रेविटेशन की वजह से। जो ब्यूएंस फोर्स है वो एक्सर्ट होती है लिक्विड पे तो वो ऊपर की डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है। जो फोर्स है वो फिज़िकल क्वांटिटी होती है जिसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन को उससे मैग्नीट्यूड के साथ साथ। और फिज़िकल क्वांटिटी जैसे कि पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जैसे होती हैं। तो चैप्टर में 4 में हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। जो फोर्स है इसकी असाइनमेंट जो होती है वो न्यूटन में होती है, स्मॉल n इसको लिखते हैं, और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल N होता है। जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का उसको स्ट्रेंथ में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब है कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं। अगर हमें मेज़र करना है फोर्स के मैग्नीट्यूड को तो हमें पता है कि एक स्प्रिंग बैलेंस का हम यूज़ कर सकते हैं जो वेट है ऑब्जेक्ट का उसको नापने के लिए। तो क्या तुम्हें पता है कि क्या तुम्हें याद है कि जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिससे अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो स्प्रिंग बैलेंस है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम जो ऑब्जेक्ट का वेट ही नहीं बल्कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो भी निकाल सकते हैं। अगर हम किसी फ्री एंड को, जो स्प्रिंग बैलेंस है उसके फ्री एंड को पुल करते हैं तो हम जो फोर्स है उसके निकाल सकते हैं जिससे हमने उसको पुल किया होगा। जो स्प्रिंग बैलेंस है उसके अंदर फोर्स जो है कितनी लग रही है वो हम निकाल सकते हैं। नाउ बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। रियल लाइफ सिचुएशन में कोई फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे सिचुएशन में जो फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती हैं। यूजली एक से ज़्यादा फोर्स जो होती है ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती हैं। एग्जांपल, जब हम किसी बॉक्स को पुश कर रहे होंगे जो कि सरफेस पे रखा होगा तो हमारे पुश के अलावा उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग रहा होगा और अपोजिट डायरेक्शन में जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसके मोशन के। या फिर एग्जांपल हम ले सकते हैं, बॉल जो ये वाटर पे फ्लोट कर रहे हैं, दो फोर्स उसमें एक्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के द्वारा जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और ब्यूएंस फोर्स जो कि लिक्विड पे लग रही है जो कि एक्ट कर रही है अपवर्ड। इस केस में जो इफेक्ट है फोर्स का वो एक से ज़्यादा फोर्स का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। कभी तुमने टग ऑफ वॉर खेला होगा तो दो टीम जो होती हैं वो एक रस्सा ले लेती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे को पुल करती हैं। अगर दोनों टीम जो हैं वो रॉप को पुल करें इक्वल फोर्स के साथ तो रॉप जो है वो वहाँ से मूव नहीं करेगी अगर इक्वल फोर्स के साथ वो मूव करते हैं तो। लेकिन अगर एक साइड फोर्स ज़्यादा हो जाती है दूसरी साइड से तो वो टीम जो है वो जीत जाएगी।
अगर दो फोर्सेज जो हैं वो इक्वल होंगी मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होंगी डायरेक्शन में, तो ऐसे फोर्स को बैलेंस फोर्स कहते हैं, जब दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगी। जब एक टूल पुल करेगी, ज़्यादा हार्ड तरीके से पुल करेगी, तो एक फोर्स जो है लार्जर मैग्नीट्यूड का वो उसके ऊपर अप्लाई करेगी, तो फोर्स जो होंगी वो बैलेंस नहीं होंगी और जो रोप है वो मूव कर जाएगी एक डायरेक्शन में जहाँ ज़्यादा फोर्स होगी। तो जो रोप है वो मूव नहीं करेगी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, बैलेंस फोर्स जो है अप्लाई हो रहा होगा, लेकिन अनबैलेंस फोर्स की वजह से वो एक तरफ जो है मूव कर जाएगी। जब बैलेंस फोर्स होगा तो दोनों जो हैं एक जगह पे ही रहेंगी। अगर फोर्स अप्लाई जो हो रहा है ऑब्जेक्ट पे वो बैलेंस नहीं होगा, तो एक नॉन ज़ीरो नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी ऑब्जेक्ट के ऊपर। जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगी लेकिन अनइक्वल मैग्नीट्यूड होगा उसका, तो मैग्नीट्यूड जो है नेट फोर्स का वो इक्वल होगा डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज। तो जो भी दो फोर्स है उनमें जो डिफरेंस होगा उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो जो डायरेक्शन होगी वो जहाँ भी ज़्यादा मैग्नीट्यूड ज़्यादा लग रहा होगा फोर्स का, उसकी तरफ होगा। नाउ अब एक सिचुएशन सोचते हैं जहाँ पे दो लोग जो हैं वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में एक कार पे, और वो उसको मूव कराने के लिए। तो इस केस में जो मैग्नीट्यूड होगा नेट फोर्स का जो अप्लाई हो रहा होगा कार पे, वो सम होगा मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। जो दो लोग फोर्स लगा रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड के फोर्सेस के बराबर होगा। उनका मैग्नीट्यूड जो है टू फोर्सेस के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। जो डायरेक्शन होगी नेट फोर्स की वो सेम होगी जो दो इंडिविजुअल फोर्स जो लगा रहे होंगे डायरेक्शन उसके। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है। नाउ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफन ओवरलुक बट ऑलवेज प्रेजेंट। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। हमें पता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम इसके बारे में और जानेंगे। एक ऑब्जेक्ट जो है उसको हम रेस्ट पर रख लेते हैं फ्लोर के ऊपर, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जो फोर्स है उस पर अप्लाई होगा तो क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगी? तो बहुत टाइम ऐसा होगा कि अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर तो हमें एक्सपीरियंस हो रहा है कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन वो मूव नहीं करती है। अगर लार्ज फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे तब वो मूव करेगी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है दो बॉटम सरफेस के बीच में, जो बॉक्स है और जो बॉटम सरफेस है और फ्लोर, उसके बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स के जो भी तुम अप्लाई कर रहे होगे। जो बॉक्स है वो मूव करना स्टार्ट करेगा जब फोर्स तुम अप्लाई कर रहे हो, उसका लार्जर मैग्नीट्यूड होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के, तो नेट फोर्स जो है वो बॉक्स पे एक्ट करेगी, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन उसका वही होगा। इस सिचुएशन में जो 6.2 यहाँ पे फिगर दे रखी है, ये एक बार बॉक्स मूव करना स्टार्ट कर देगा तो तुम्हें फोर्सेस पर अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। दो बॉक्स है वो स्लो डाउन हो जाएगा और रेस्ट पे आ जाएगा। तुम एक्सपीरियंस करोगे बहुत केसेस में ऐसा होता है कि तुम बाइसिकल पे पैडल मार रहे हो, लेकिन कुछ टाइम बाद तुम बाइसिकल पैडल मारना बंद कर देते हो तो फिर भी कुछ डिस्टेंस तक वो मूव करती रहती है। अगर तुम एक बॉल को पुश करना बंद कर देते तभी रेस्ट में आ जाएगी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। इसका क्या मतलब है कि कॉन्टिन्यूसली जो फोर्स ऑफ जो अप्लाई करने की ज़रूरत यहाँ पे क्या पड़ रही है हमें ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। जो मूविंग ऑब्जेक्ट जो होती है कॉन्टिन्यूसली उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा होगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रही होगी उसके ऊपर। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है तभी वो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। क्या तुम्हें याद है एक एक्टिविटी जो कि तुमने पिछले ग्रेड में पढ़ी थी, जहाँ पे बताया था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे जो भी उसको कॉन्टेक्ट में होगी। अगर नेचर ऑफ सरफेस रफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा होगा, अगर हार्ड है तो कैसा होगा, वो आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ एक्टिविटी है कि हमें एक 4 कॉइन है 10 रुपीज़ के कलेक्ट करने हैं, एक लार्ज स्ट्रॉन्ग रबर बैंड लेना है और एक एडेसिव टेप लेनी है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है डिफरेंट मेटल की, जैसे कि वुडन टेबल टॉप, सीमेंटेड फ्लोर, लैमिनेटेड टेबल टॉप या फिर पॉलिशिंग मार्बल या फिर टाइल फ्लोर जो है ये हम चूज़ करेंगे। आप चेक करेंगे जो सरफेस है वो लेवल्ड है या नहीं है। जो 4 कॉइन है उस पर स्टैक करके रख देंगे, एक के ऊपर एक रख देंगे और इसको एक एडेसिव टेप से उसको सिक्योर कर देंगे। और जो रबर बैंड है उसको स्लाइटली स्ट्रेच करेंगे अपने फिंगर से और थंब से वुडन टेबल टॉप पे और पोजीशन ए और बी मार्क कर देंगे जैसे कि यहाँ दिखा रखा है। एक दूसरा पॉइंट जो है सी मार्क करेंगे जहाँ तक रबर को हमें स्ट्रेच करना है। जो एंड है रबर बैंड का ए और बी का वो स्टैक कॉइन पे रखा होगा, तो जो मिडिल होगा वो ए और बी होगा
ए और बी जो है उसके बीच में होगा। तो जो फिंगर है तुम्हारी उसको उसको पुश करो पीछे की तरफ, जो कॉइन है स्टैक का रबर बैंड तक, तो पुश करोगे तो मार्क सी तक उसको पुश करो और फिर उसको रिलीज़ कर दो स्टैक ऑफ कॉइन की तरफ। तुम ऑब्ज़र्व करोगे, मोशन ऑब्ज़र्व करोगे, तो क्या तुम्हें लगता है कि कि जो कांटेक्ट है उसका रबर का लूज़ करने के बाद जो वेलोसिटी है स्टैक कॉइन की वो डिक्रीज़ करती है ग्रेजुअली और रेस्ट में आ जाती है कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद। मेज़र करो डिस्टेंस क्या है सी का और रिकॉर्ड करो, रिपीट करो इस स्टेप्स को 2 बार। स्टेप 3 एंड 4 जो है उसमें लिमिटेड टेबल टॉप के वो उसमें इंश्योर करना है कि जो पॉइंट ए बी सी है उसको मार्क करेंगे सेम डिस्टेंस पे जो पहले मार्क कर रखा था। क्या जो स्टैक ऑफ कॉइन जो है तुम लोगे वो ट्रैवल करेगा लार्जर डिस्टेंस पे वुडन टेबल टॉप पे या फिर रेस्ट में आ जाएगा, क्या उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी या सिंपली वही रहेगी। नाउ स्टेप 5 और 6, स्टेप 5 को रिपीट करेंगे हॉरिजॉन्टल पॉलिश मार्बल के लिए या फिर टाइल के फ्लोर के लिए। क्या जो स्टैक ऑफ कॉइन है वो ट्रैवल करेगा लार्जर डिस्टेंस पे और उसकी वेलोसिटी और डिक्रीज़ करेगी ज़्यादा स्लोली। क्या कंक्लूजन तुम्हारा निकल के आया है। जो स्टैक ऑफ कॉइन है उसको रिलीज़ करने से पहले क्या वो स्टेशनरी था, इसका मतलब वो स्टेशनरी था, इसका मतलब ये होगा जो फोर्स जो एक्ट कर रही है वो बैलेंस है और जब उसको रिलीज़ कर देता है तो जो फोर्स अप्लाई होगी वो वैनिश हो जाएगी और जो फोर्स अप्लाई होगी स्ट्रेचिंग रबर बैंड के वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी स्टैक ऑफ कॉइन से और वो मूव कर रहा होगा। जो कॉइन है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है रबर बैंड पे वो ज़्यादा है और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है स्टैक ऑफ कॉइन पे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। इस नेट फोर्स की वजह से जो वेलोसिटी ऑफ स्टैक ऑफ कॉइन है वो चेंज करेगी 0 से किसी सर्टेन वैल्यू तक और जो नेट फोर्स प्रोवाइड होगी एक्सेलरेशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी वो। जो मोमेंट ऑफ स्टैक ऑफ कॉइन जो है जब स्टैक ऑफ कॉइन जो है अपना कांटेक्ट लूज़ कर देगा रबर बैंड के साथ तो फोर्स जो होगी रबर बैंड की वो उस पर एक्ट नहीं कर रही होगी, लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो एक्ट कर रहा होगा स्टैक ऑफ कॉइन पे अपोजिट डायरेक्शन में उसके मोशन के। तो ग्रेजुअली ये डिक्रीज़ करेगा उसकी वेलोसिटी को और फाइनली फिर वो रेस्ट में आ जाएगा। इवन जो रबर बैंड है वो स्ट्रेच कर देंगे सेम अमाउंट में, तो हर एक केस में जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा स्टैक ऑफ कॉइन पे वो डिफरेंट सरफेस पे डिफरेंट होगा। ये इंडिकेट करता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उनकी सरफेस वो डिफरेंट होता है, लेकिन कैसे तुम चेक कर सकते हो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट सर्विसेज के लिए सरफेस के लिए। एक एक्टिविटी करते हैं यहाँ पे, एक स्प्रिंग बैलेंस ले लेते हैं वुडन ब्लॉक का और एक वुडन ब्लॉक ले लेते हैं। एक स्प्रिंग बैलेंस जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखते हैं, उसका एक सरफेस जो है उसके ऊपर एक्टिविटी 6.1 में दिखा रखी थी जिस तरह से। चेक करो उसका स्केल रीडिंग जो है वो 0 हो। अटैच कर देंगे एक वुडन ब्लॉक को जो कि हुक है स्प्रिंग बैलेंस का, वहाँ पर उसको प्लेस कर देंगे। जो स्प्रिंग बैलेंस है उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे उसकी फोर्स के वो, तो नोट डाउन करोगे जो रीडिंग उसमें है वो क्या आएगी। जब ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा तो क्या रीडिंग इंडिकेट कर रहा है, जो फोर्स एक्ट कर रही है ब्लॉक के ऊपर और जो फोर्स अप्लाई हो रही है स्प्रिंग के ऊपर वो क्या है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है। अगर वेलोसिटी जो है ब्लॉक की वो ना तो इंक्रीज़ होगी ना डिक्रीज़ होगी तो तुम क्या कह सकते हो नेट फोर्स जो है एक्ट कर रही है ब्लॉक की वो क्या होगी। क्या जो रीडिंग है स्प्रिंग बैलेंस की वो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के जो वुडन ब्लॉक पे एक्ट कर रहा होगा। नंबर 4 रिपीट करो स्टेप 3 को और जो रिमेनिंग 3 सरफेस है एक्टिविटी 6.1 जो है उसमें उनको रिपीट करो। कंपेयर करो जो रीडिंग है स्प्रिंग बैलेंस की सारे सरफेसेस पे वो सारी रीडिंग जो है डिफरेंट होंगी। क्या रीडिंग जो स्मॉलेस्ट है सरफेस के लिए जो कि कॉइन ऑफ जो स्टैक की कॉइन से ट्रैवल करेगा लार्जर डिस्टेंस पे, तो जो रीडिंग है वो लार्जेस्ट होगी, जहाँ पर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रहा है तो स्मॉलेस्ट होगा तब। तो जो रीडिंग होगी स्प्रिंग बैलेंस की वो एक अप्रोक्सीमेट मेजर होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो एक्ट कर रहा होगा जो ब्लॉक है उसके सरफेस के बीच में, और जो सरफेस होगी वो तब मूव करने लग जाए। जो सरफेस है जो मूव कर रही है द सरफेस ऑन विच इट इज़ मूव, जो सरफेस है उसके ऊपर जिसके ऊपर मूव कर रही है वो। जो लार्जर रीडिंग है वो इंडिकेट करता है कि स्मॉलर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, एक लार्ज रीडिंग इंडिकेट करती है कि लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। एक्टिविटी 6.1 से 2 से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो छोटा होगा तो वेलोसिटी जो होगी स्टेप कॉइन को डिक्रीज़ करेगी और ज़्यादा स्लो होगी और ये ट्रैवल करेगी एक लार्ज डिस्टेंस पे रेस्ट में आने से पहले। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी स्टेट एज, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी,
कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कंटिन्यू मोशन में रहेगी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से के साथ। जब तक उस पर कोई नेट फोर्स जो है उस पर एक्ट नहीं कर जाती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब तक रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि अगर नेट फोर्स एक्ट जो कर रहे बॉडी के ऊपर वो ज़ीरो है, तो बॉडी जो है वो मूव करती रहेगी और चेंज बॉडी जो है वो मूव नहीं करेगी, उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। ऐसे केस में एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगा। यहाँ कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे कुछ ग्राफ दे रखे हैं, यहाँ पे हम ग्राफ भी देख सकते हैं। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यहाँ पे। नाउ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो डिस्क्राइब करता है जो मोशन ऑब्जेक्ट का एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स में। तो ये नेचुरल है, ये पूछना कि क्या होगा अगर मोशन जो ऑब्जेक्ट का है उसमें नेट फोर्स उसके ऊपर कर रही है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है इसी इशू को एड्रेस करता है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये है कि हमें पता है कि जो फोर्स है वो एक ऑब्जेक्ट पे सेट होती है मोशन में और उसको रेस्ट में लेके आती है या उसकी वेलोसिटी को चेंज करती है। जो वेलोसिटी चेंज होगी इसका लगेगा ऑब्जेक्ट जो है एक्सीलरेट कर रही है, इसीलिए जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही होगी वो एक्सीलरेशन होगा। पर रिलेशनशिप क्या होगा, नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट उस पर और एक्सीलरेशन पे। एक्टिविटी यहाँ नेक्स्ट दिखा रखी है। 4 बॉल बेयरिंग व्हील ले लेंगे, 2 पेंसिल ले लेंगे, एम्प्टी कार्डबोर्ड बॉक्स ले लेंगे चार्ट बनाने के लिए, और एक पेपर कप ले लेंगे, पीस ऑफ पाइप ले लेंगे पुली की तरह यूज़ करने के लिए उसको, और एक थ्रेड ले लेंगे, कुछ कॉइन ले लेंगे, बाकी ऑब्जेक्ट जो है उसको कप पे रख देंगे और वेइंग स्केल जो है उससे मेज़र करेंगे मास को। इंसर्ट करेंगे 2 पेंसिल को जो साइड है बॉक्स की उसमें से, तो जो फंक्शन है एक्सेल्स है वो अटैच होंगे व्हील के साथ, उसके जो एंड्स हैं वो उसके साथ अटैच होंगे। अब एक थ्रेड जो है उसमें ऐड कर देंगे फ्रंट के एंड में बॉक्स के, और जो कि कार्ट है उसको पुल करेंगे। तो एक लाइन है एंड टेबल पे उसको ड्रॉ कर देंगे, मार्क करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट को कार्ट के लिए, और थ्रेड जो है स्मॉल पाइप पे ट्रैक कर देंगे, अटैच कर देंगे दूसरे एंड पे टेबल पे। इस थ्रेड में एक कप अटैच करेंगे जहाँ पे तुम कुछ ऑब्जेक्ट रख सकते हो। अगर सिस्टम जो है वो चलेगा तो जो कप है वो मूव करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो अर्थ की वजह से लग रही होगी, और थ्रेड जो है पुल करेगा कार्ड को कांस्टेंट फोर्स में। मेज़र करेंगे मास जो है कप का उसके दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इनसाइड द वेइंग स्केल से इसको मेज़र कर सकते हैं। रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे वीडियो को कार्ड में स्लो मोशन में, तो रिलीज़ कर देंगे कार्ड को उसके स्टार्टिंग लाइन से, तो रिकॉर्ड करेंगे वीडियो को जब तक वो पाइप जो है दूसरे एंड पे ना पहुँच जाए टेबल के। इसके बाद जो टाइम है उसको नोट डाउन करेंगे जब कार्ड को हमने रिलीज़ किया था, और जो एंड पे जब पहुंच गई टेबल पे तब वो टाइम जो है वो नोट डाउन करेंगे स्लो मोशन वीडियो में, और रिकॉर्ड करेंगे कि उन टाइम का डिफरेंस क्या था। अब जो डबल जो मास होगा कप का उस ऑब्जेक्ट के अंदर में, तो रिपीट करेंगे उसको, डबल कर दो तो रिपीट करेंगे 5 और 6 स्टेप, और रिकॉर्ड करेंगे मेजरमेंट को, टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है। तो वैल्यूज जो है टाइम पीरियड की उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ एनालिसिस के लिए। बोथ केसेस में जो कार स्टार्ट कर रही है ज़ीरो वेलोसिटी से, मतलब u 0 है, और ट्रैवल कर रही है सेम डिस्टेंस पे। तो a1 और a2 यहाँ पे एक्सेलरेशन है 2 केसेस में, यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ पे फिर डिस्टेंस निकाल सकते हैं एस इक्वल टू जो यहाँ पे है ये निकाल सकते हैं डिस्टेंस एस इक्वल टू हाफ a1 t1 स्क्वायर और एस इक्वल टू हाफ a2 t2 स्क्वायर। एक दोनों इक्वेशन जो है इसको इक्वेट कर देंगे, a1 ओवर a2 इक्वल हो जाएगा t1 ओवर t2 के दोनों के अलग अलग स्क्वायर के। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज़ को, तो हम फिर वैल्यूज़ निकाल सकते हैं t1 t2 वैल्यू डाल के, और जो फोर्स है जिसका सेम मास होगा कार्ड का, एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो वो हम निकाल सकते हैं। नाउ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट एक्टिविटी 6.4 लेटस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। ये एक्टिविटी रिकमेंड करती है कि परफॉर्म किया जाना चाहिए क्लास ग्रुप में एक्टिविटी में टीचर के साथ। रिपीट करो 6.3 इक्वेशन के साथ। जो मास है कप का और ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट रहेगा। जो मास है कार्ड का, अगर उसमें और ज़्यादा ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं तो जो वेट है, जो मेज़र करेंगे जो वेट है मास जो है उसको कार्ड
कार्ड का जो मास है उसको मेज़र करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ जो उसके अंदर रखी हुई है उसके साथ। कैरी करेंगे स्टेप 5 और 6 को दोबारा से, और वैल्यू जो है टाइम पीरियड की वो यूज़ करके हम जो रेशियो है एक्सेलरेशन की 2 केस में फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या तुम फाइंड आउट कर सकते हो सेम फोर्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही है मास जो कार्ड का है, जब इंक्रीज़ हो रहा है जो कार्ड का मास तो एक्सेलरेशन क्या डिक्रीज़ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन मैग्नीट्यूड के लिए फोर्स के एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो इन्वर्सली रिलेट करेगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट को। जो रिलेशन है फोर्स मास और एक्सेलरेशन का उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। और ये सबसे मोस्ट फंडामेंटल आइडिया है इस पूरे साइंस में। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट ये करता है कि कोई नेट फोर्स एक्ट करे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो जो मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का वो प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट के। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ए इक्वल टू एफ बाई एम। सो एफ को ही लिखेंगे, एम को मान लीजिए तो एफ इक्वल टू एम ए। यहाँ पे ए डिनोट करता है एक्सेलरेशन, एफ डिनोट करता है फोर्स, एम डिनोट करता है मास, और जो डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की वो सेम होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन नेट फोर्स से। अब हमें पता है कि ऐसा यूनिट जो मास और एक्सेलरेशन की होती है किलोग्राम में या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है। अगर m को 1 मान ले, m को 1 kg मान ले, और a को 1 मीटर पर सेकंड मान ले, और s-2 को 1 इंटू n मान ले। तो जो ऐसा यूनिट है यहाँ पे इसके हिसाब से ये सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं। जो 1 न्यूटन होता है वो फोर्स होती है जो फोर्स प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन 1 मीटर स्क्वायर का ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास जो है 1 kg होगा। क्या तुम्हें याद है जो इन्फ्लुएंस है ग्रेविटेशनल फोर्स का, उसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो फेल हो जाता है, वो फॉल करता है अर्थ की तरफ। तो इस मोशन में जो एक्सेलरेशन जो इन्वॉल्व होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अर्थ के द्वारा, और इसको हम जी में डिनोट करते हैं। इसकी असाइनमेंट जो होती है वो सेम होती है जो एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्ट कर रही है किसी ऑब्जेक्ट पे जिसका मास m है तो f की वैल्यू mg निकाल सकते हैं। जो वैल्यू यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है फोर्स की वो यहाँ पे स्मॉल g है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, और नियरली इसको कांस्टेंट ही लेते हैं। सरफेस जो अर्थ पे है उसके ऊपर जो सरफेस होगी उसके लिए हम कांस्टेंट लेते हैं। क्विक एस्टिमेशन के लिए हम g को 10 भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब करता है एक फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर है। हर एक इवेंट जो हमारे आसपास हो रहे हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे। क्रिकेट गेम में तुमने नोटिस किया होगा कि जब कोई फास्ट मूविंग बॉल जो है वो कैच किया जाता है कि तो फील्डर जो है वो अपने हैंड को पीछे की तरफ पुल करेगा एक मूविंग बॉल की तरफ कैच से पहले। तो ऐसा क्यों होता है, टाइम ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज़ अगर हो जाती है, हाई वेलोसिटी जो है बॉल की रिलीज टू 0 हो जाती है। ये रिड्यूस कर देता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन को। मैग्नीट्यूड जो है एक्सेलरेशन का उसको रिड्यूस कर देता है, बॉल स्लो डाउन हो जाती है और हमें स्मॉल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है उसको स्टॉप करने के लिए। अब एक स्मॉलर फोर्स जो है मूविंग बॉल की वो भी मिनिमाइज़ करती है इंजरी को, तो इसलिए जो बॉलर्स होते हैं वो उसको अपने हाथ को पीछे की तरफ करते हैं जब भी बॉल को कैच करना होता है ताकि इंजरी को कम कर सकें। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल कर सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है न्यूटन लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम जो बिहेवियर ऑब्जेक्ट का उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं जब नेट फोर्स उस पर एक्ट कर रही होती है। कि क्या तुम्हें याद है कि जो पहले हमने पढ़ा था कि दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो इंटरेक्ट करनी चाहिए फोर्स जो है उसमें लाने के लिए। क्या तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो जब एक पुश एक बॉल का तुम्हारे फुट से, तो तुम एक फील करोगे फोर्स अप्लाई हो रही होगी बॉल की तुम्हारे फुट के ऊपर। ये एक नेचुरल चीज़ है पूछने के लिए कि दोनों ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अफेक्ट होंगी इस प्रोसेस में। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इसी चीज़ को एड्रेस करता है। एक चेयर ले लेते हैं जिसमें व्हील होंगे और लार्ज हैवी टेबल ले लेते हैं। चेयर में उसको बिठा देते हैं
अपने लेग्स को ऊपर रेज करके फ्लोर से ऊपर अब दोनों हाथ यूज़ करते हैं और जो वेलोसिटी है, सॉरी जो टेबल है, उसको खुद से दूर कर देते हैं। एक फोर्स अप्लाई करते हैं टेबल पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जैसे दिखा रखा है। तो क्या होगा, क्या जो चेयर है वो चेयर जो है वो मूव करेगी जिस पे तुम बैठे हुए हो अपोजिट डायरेक्शन में। क्या टेबल जो है वो, अगर तुम ट्राई करो जो टेबल है उसकी तरफ मूव, अपनी तरफ उसको लेके आने के लिए एक फोर्स अप्लाई होगी टेबल पर, जो कि स्टेप 2 में की डायरेक्शन में बता रखी है। कौन सी डायरेक्शन चेयर की अब मूव कर जाएगी। क्या कंक्लूजन यहाँ से निकला है एक्टिविटी का, हर एक टाइम जब एक फोर्स अप्लाई होती है किसी टेबल के ऊपर, तो जो टेबल अप्लाई करता है एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं दूसरे टर्म्स में। तुम एक बाइसिकल बैठे हुए, तुम आगे की तरफ जो है मूव करना चाहते हो पैडल को लगा के, तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें जो ग्राउंड है बैकवर्ड डायरेक्शन में तुम उसको पुश कर रहे हो अपने फीट के साथ, दोनों फीट के साथ, और बाइसिकल जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो फीट जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ग्राउंड पे, और ग्राउंड जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है तुम्हारे फीट पे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इससे वो मूव कर रहे हैं आगे की तरफ बाइसिकल के साथ में। ये एक फैक्ट है जहाँ पे तुम ये इनफैक्ट जो हम वॉक करते हैं, रन करते हैं, नोटिस करते हैं कि वॉकिंग के टाइम पे और रनिंग के टाइम पे हम नोटिस करते हैं जो ग्राउंड है वो जो ग्राउंड है वो अप्लाई करेगा अपोजिट फोर्स फीट के ऊपर उसको आगे बढ़ाने के लिए। जो फोर्स अप्लाई होगी ग्राउंड की वो फ्रिक्शन की फॉर्म में होगी, और इस केस में जो फ्रिक्शन है वो उसको हेल्प करेगा अगर एक एक्सपेरिमेंटली जो मैग्नीट्यूड है दो फोर्सेस का वो उसको इक्वल ले लेते हैं, तो क्या तुम ऑब्जर्व करते हो इसको दूसरे वेज में, तुम्हें पता है कि कितना मैग्नीट्यूड होगा उस फोर्स का जो स्प्रिंग बैलेंस पे अप्लाई हो रहा होगा। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी फिर से है, दो आइडेंटिकल स्प्रिंग बैलेंस ले लेंगे, प्लेस करेंगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे टेबल के ऊपर, और कनेक्ट करेंगे उसको उसके हुक से। तो फिक्स करेंगे जो एंड है उसका एक स्प्रिंग का, बैलेंस का और इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ, और होल्ड करेंगे उसको, अपने हैंड से फिक्स करने की कोशिश करेंगे। इमेजिन करो अगर तुम जो ट्री का एंड है उसको पुल कर रहे हो, तो बाकी जो स्प्रिंग है बैलेंस है उसको वो पुल कर रहा है। तो प्रेडिक्ट करो या फिर रीडिंग होगी स्केल की, अगर बैलेंस जो है वो स्टेशनरी रहता है, स्प्रिंग बैलेंस स्टेशनरी रहता है, तो क्या होगा रीडिंग। नाउ कैरी करेंगे स्टेप 3 को, दोबारा से रिपीट करेंगे मल्टीपल टाइम, कई बार इसको रिपीट करेंगे वेरियस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के साथ जो पे अप्लाई हो रहा होगा उसके ऊपर। क्या ये ऑब्जर्वेशन सेम है, क्या ये प्रेडिक्शन सेम है। जो रीडिंग है स्केल की स्प्रिंग बैलेंस की वो सेम होती है हर बार। ये इंडिकेट करता है कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी और इक्वल मैग्नीट्यूड की होगी। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन जो हैं वो सम अप होके न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उसको आगे बता रखा है। जब कोई बॉडी एक्सर्ट करती है एक फोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो सेकंड बॉडी जो है वो भी जो फोर्स है वो एक्सर्ट करेगी उस अपोजिट फोर्स को दूसरी बॉडी के ऊपर। बहुत सारे डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, इसको समझ सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे। तुमने देखा होगा पर्सन जो है कोकोनट ट्री क्लाइंब कर रहा है, तो जो लेग होगी पर्सन की क्लाइंबिंग करेगी वर्टिकली और ट्री को पुश डाउन करेगी ट्रंक के ऊपर। तो जो फ्रिक्शन होगा ट्रंक का और जो फ्रिक्शन होगा ट्रंक का और लेग्स जो होंगी पर्सन की पुश करेंगी पर्सन को अपवर्ड की तरफ इक्वल फोर्स से। ये हार्डर होता है बताने के लिए कि जो क्लाइंब है जो स्मूथ ट्री है ये बहुत ही हार्ड होगा कि क्लाइंब करना एक स्मूथ ट्री की ट्रंक को, क्योंकि फ्रिक्शन जो है काफ़ी कम होता है फ्रिक्शन उसके ऊपर। क्या तुमने नोटिस किया कि एक बोट जो है उसमें कैनवे में जब वो फॉरवर्ड की तरफ मूव करती है तो जो कैनविस्ट है वो वाटर को पुश करता है बैकवर्ड में अपने पैडल के साथ, तो वाटर जो होती है वो पुश हो जाता है पैडल को पीछे की तरफ वो पुल कर देता है इक्वल फोर्स के साथ। जो दो फोर्सेस हैं वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट की तरह से एक्ट करती हैं। जो पैडल है और जो वाटर है, इसीलिए जो कैनवे है वो आगे मूव करता है। जब कैनविस्ट पुश करता है हार्डर वाटर को, तो जो वाटर फोर्स है पैडल की वो लार्ज होती है, इसीलिए जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ करेगी इस केस में।
नाउ एक्टिविटी, एक लार्ज बैलून ले लेंगे, एक पीस ऑफ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ ले लेंगे, एडिसिव टेप, लॉन्ग थ्रेड और 2 नेल्स ले लेंगे, हुक ले लेंगे उसका दोनों वॉल पे। इन्फ्लेट करो कि जो बॉल है और उसको उसकी नेक, एक बॉल को, एक बैलून में हवा भरो और उसकी नेक जो है उसको टाइटली बंद कर दो स्मॉल थ्रेड की हेल्प से। स्टिक करो जो पीस है स्ट्रॉबेरी का एक एडिसिव टेप से उसकी सरफेस है बलून की, इस तरह से कि एक एंड जो है स्ट्रॉ का वो नेक की तरफ होगा, बलून के नेक की तरफ होगा। वो प्रेस करो थ्रेड को, जैसे कि स्ट्रेस से उसको प्रेस करो, स्ट्रॉ से उसको प्रेस करो, उसके जो 2 एंड हैं उनमें भी उसको प्रेस, स्ट्रॉ से उसको प्रेस करने के बाद उसके जो बाकी एंड है नेल्स के उसमें टाई कर दो और थ्रेड को लटका रहने दो। रिमूव करो थ्रेड को और जो नेक है उसको टाइट करने की कोशिश करो जो बॉल की है, और ऑब्जर्व करो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रोक, डायरेक्शन जो है स्ट्रोक का वो क्या होगा और जो बलून जो है वो किस तरफ मूव करेगा।